राइट। सो एंड पर हम अभी डिस्कस करते हैं कि इन सारी प्रोबेबिलिस्टिक ग्राउंड मोशंस का, यानी हमने देखा है कि अब पीजीए का नंबर फिक्स नहीं रहा, बल्कि ये एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस के साथ जुड़ गया है थ्रू हैजर्ड कर्व। तो अब इनका इस्तेमाल क्या है, और मोस्ट ऑफ द बातें जो इसमें अभी आ रही हैं वो डिस्कस हो भी चुकी हैं। अभी हमने ये देखा कि 0.002 एनुअल एक्सीडेंस रेट जो होता है वो डीबीई की डेफिनेशन बन जाता है, डिज़ाइन बेसिस अर्थक्वेक की। जो भी पीजीए आपका आपकी साइट के हैजर्ड कर्व पर मुनसर है कि इस वाई एक्सिस के पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग पीजीए क्या हो। अब किसी एरिया की हैजर्ड कर्व यूं हो सकती है, किसी की यूं हो सकती है। सो डिपेंड करता है कि ये नंबर आपकी हैजर्ड कर्व के मुताबिक क्या बनता है। और हमने ये भी देखा कि 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस बन जाता है, यही अगर कन्वर्ट करना है इसको इन 50 ईयर्स। इसी तरह एक और डेफिनेशन जरा देखें, 2% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस। अगर मैं 10 की बजाय 2% पे चला जाऊं तो ज़ाहिर है मैं वाई एक्सिस में नीचे आ जाऊंगा और उसका पीजीए इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये अगर 0.1 जी था तो हो सकता है ये 0.6 जी हो। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस जितनी रिड्यूस करते जाएं उतना पीजीए बढ़ता जाता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस रिड्यूस करके अगर आप लेट से 2% को देखेंगे तो इसका रिटर्न पीरियड जब कैलकुलेट करेंगे बैक तो वो आएगा 2475 ईयर्स, ऑलमोस्ट 2500 ईयर्स। और इसका था ऑलमोस्ट 500 ईयर्स, यानी 475 ईयर्स। इसका मतलब है जब हम वाई एक्सिस पे नीचे को आते हैं तो हम रेयर अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं। रेयर अर्थक्वेक मतलब हाई पीजीए। जब वाई एक्सिस पे ऊपर को जा रहे हैं तो फिर हम एक फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंट मतलब लो पीजीए। इसका मतलब है कि आप हमारी मर्जी है, हम कोई भी डेफिनेशन पिक करें और वो हम उसका पीजीए हमें मिल जाएगा। तो अब तीन ऐसे लेवल कंसिडर किए गए हैं जो आम तौर पे यूज होते हैं। मैं यहीं पर चले बता देता हूँ, फिर आगे उनका जिक्र भी आ जाएगा। ये जो 2% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स है, या 2475 ईयर्स रिटर्न पीरियड है, इसको नाम दिया गया एमसीई लेवल का, मैक्सिमम कंसिडर्ड अर्थक्वेक। सो डिजाइन बेसिस अर्थक्वेक, मैक्सिमम कंसिडर्ड अर्थक्वेक फिक्स डेफिनेशन है, और एक फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक की भी डेफिनेशन है जो आगे आ जाएगी, वो है एसएलई, सर्विस लेवल अर्थक्वेक। इन तीन डेफिनेशंस के डिफरेंट काम हैं। एक तो आपको पता ही है, डिजाइन बेसिस का काम है कि इस पीजीए पर डिजाइन होना चाहिए। एमसीई का ये काम है कि इस लेवल के ऊपर स्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस असेसमेंट होनी चाहिए। और जाहिर है कि एमसीई लेवल पे स्ट्रक्चर से ये तवक्को नहीं है कि वो बिल्कुल इंटैक्ट कंडीशन में रहेगा इस हाई लेवल ऑफ अर्थक्वेक पे भी। स्ट्रक्चर से ये एक्सपेक्टेशन है कि वो ठीक ठाक डैमेज होगा, बट फिर भी हम ये इंश्योर करते हैं ये एनालिसिस करके कि वो कैटास्ट्रॉफिकली फेल नहीं करेगा, लॉस ऑफ लाइफ का बाइस नहीं बनेगा। इसी तरह से जो लो लेवल अर्थक्वेक है, सर्विस लेवल अर्थक्वेक, हम इस पर भी एनालिसिस करते हैं स्ट्रक्चर का, लेकिन इस पर हम स्ट्रक्चर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बिल्कुल इंटैक्ट कंडीशन में रहेगा, इसमें कोई क्रैकिंग कोई यील्डिंग कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक है और ये मुमकिन तौर पे स्ट्रक्चर की लाइफ में एक दफ़ा ज़रूर आएगा, फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक है। और डिज़ाइन बेसिस अर्थक्वेक में हम थोड़ी सी नॉन लिनियरिटी अलाउ करते हैं, लेकिन वो एक्सेप्टेबल रेंज में अलाउ करते हैं फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस। अगर हम चाहते तो हम इस रेयर अर्थक्वेक पे भी डिज़ाइन कर सकते थे, ठीक है, लेकिन उस सूरत में डिज़ाइन बहुत अनइकोनॉमिकल हो जाता, वो एक वाइज डिसीजन ना होता। सो लिहाजा दरमियाने लेवल पे डिज़ाइन किया जाएगा, हाई लेवल पे चेक किया जाएगा कि कहीं कैटास्ट्रॉफिकली फेल तो नहीं हो रहा, लो लेवल पे ये चेक किया जाएगा कि कोई एलिमेंट क्रैक या यील्ड की तरफ तो नहीं जा रहा। इवन माइनर डैमेज भी अलाउ नहीं किया जाएगा एसएलई लेवल पे। तो ये है परफॉर्मेंस बेस्ड साइज्मिक डिज़ाइन फिलॉसफी, जो इन प्रोबेबिलिस्टिक डेफिनेशंस को इस्तेमाल करती है अपने एनालिसिस के लिए। जी बिल्कुल, डी पर हमारी साइज्मिक डिज़ाइन फिलॉसफी ये है कि माइनर डैमेज अलाउ किया जाता है। अगर ये ना किया जाए तो फिर स्ट्रक्चर बहुत अनइकोनॉमिकल डिज़ाइन होगा। सो जब हम साइज्मिक डिज़ाइन में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि साइज्मिक डिज़ाइन फिलॉसफी में ये बिल्ट इन है कि स्ट्रक्चर
को इलास्टिक रहने के लिए डिज़ाइन ना किया जाए, बल्कि उन फोर्सेस से कम पर डिज़ाइन किया जाए जो इलास्टिक रखने के लिए ज़रूरी हैं, और स्ट्रक्चर की डक्टिलिटी और ओवर स्ट्रेंथ पे भरोसा किया जाए। तो ये उसकी साइज्मिक डिज़ाइन फिलॉसफी का हिस्सा है। सो लिहाजा माइनर डैमेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं डीबीई लेवल में, लेकिन वो माइनर ही होना चाहिए, वो एक्सेप्टेबल रेंज में होना चाहिए। बल्कि इस डिज़ाइन फिलॉसफी को इस्तेमाल करने की ये शर्त है कि हम इंश्योर करें कि डैमेज माइनर ही होगा, यानी वो साइज्मिक डिटेलिंग करें, एलिमेंट्स को अच्छा कन्फाइन करें, लेटरल रीइंफोर्समेंट और डक्टिलिटी पे ख़ास जोर दें। इन सारी शराइत को पूरा करके ही हम ये डिज़ाइन फिलॉसफी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब पाकिस्तान का साइज्मिक हैजर्ड मैप है, जो अभी जो मैंने एग्जांपल देता रहा हूँ थ्रू आउट पीएसएचए लेक्चर, जो हैजर्ड असेसमेंट की हमने, उसका ये फाइनल हैजर्ड मैप है, ये फाइनल आउटपुट है। हैजर्ड कर्व भी आपको मिल सकती है किसी भी पॉइंट पे, और अगर आप एक डेफिनेशन पिक कर लें हैजर्ड की और हर पॉइंट पे उसी डेफिनेशन के मुताबिक पीजीए पिक कर लें, तो आप एक हैजर्ड मैप बना सकते हैं। तो ये हमने देखे 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स का हैजर्ड मैप बनाया पाकिस्तान का। ये जो वैल्यूज हैं ये पीजीए की रेंजेस शो कर रही हैं, और हर पॉइंट के ऊपर आप देख लें कलर्स में, आप देख सकते हैं कि पीजीए किस रेंज में, और जाहिर है ये 475 ईयर रिटर्न पीरियड का मैप है। इसी तरह हमने ये 2% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स यानी एमसीई लेवल, ये एमसीई लेवल है, ये डीबीई लेवल है, ये उसका मैप है। तो आप देख सकते हैं कि पीजीए वैल्यूज अब ये एक ही स्केल रखा गया। मैक्सिमम पीजीए वैल्यू जो किसी पॉइंट पे जा रही थी वो शायद इस रेंज में थी डीबीई लेवल पे, लेकिन एमसीई लेवल में अगर आप देखें तो बहुत हाई नंबर भी जा रहे हैं, एज मच एज ग्रेटर देन 1G। ये 2500 ईयर्स रिटर्न पीरियड या एग्जैक्टली 2475 ईयर्स रिटर्न पीरियड के लिए ये मैप है। अब किसी ने भी अगर कंट्री में किसी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को एमसीई लेवल पे इवेलुएट करना है तो उसको नंबर इस मैप से मिलेगा। इसी तरह अगर किसी ने डिज़ाइन करना है तो उसको नंबर इस मैप से मिलेगा। ये बेसिक इनपुट है साइज्मिक डिज़ाइन प्रोसेस की। तो ये साइज्मिक हैजर्ड मैप है थाईलैंड का, और इसमें बजाय कलर्स के कंटूर्स के तरह पीजीए की वैल्यू शो की गई है, लेकिन ये कंटूर्स भी 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स के कॉरिस्पॉन्डिंग बनाए गए हैं। तो हर नंबर जो है बेसिकली हर कंटूर का जो नंबर है वो इस डेफिनेशन के मुताबिक पीजीए की वैल्यू आपको दे रहा है। अब आप चाहें तो इन पीजीए की रेंजेस जिन एरियाज में एक जैसा पीजीए आ रहा है उनको मिला के एक जोन बना दें और उस जोन को एक नाम दे दें, और उस जोन में डिज़ाइन होने वाली सारी बिल्डिंग्स के लिए एक ही वो जोन का जो नंबर है वही एज एन इनपुट इस्तेमाल कर लें। The expected performance of buildings in modern earthquake resistant design codes are, और आमतौर पे ये परफॉर्मेंस बेस्ड साइज्मिक डिज़ाइन फिलॉसफी कहलाती है, परफॉर्मेंस बेस्ड साइज्मिक डिज़ाइन। और उसमें एक लेवल पर सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं कर दिया जाता, बल्कि एक लो लेवल पे और एक हाई लेवल पे चेक भी किया जाता है। मैं दरमियान वाले लेवल से स्टार्ट करता हूँ। डीबीई लेवल 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स, 472 ईयर्स रिटर्न पीरियड या 475, और ये डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेवल। और इसमें स्ट्रक्चर से एक्सपेक्टेशन ये है कि इसमें कुछ डैमेज होगा और जो कि थोड़ा बहुत इकोनॉमिकल लॉस भी करेगा, लेकिन कोई लॉस ऑफ लाइफ वगैरह नहीं होगा। लो लेवल के ऊपर जिसकी डेफिनेशन है सर्विस लेवल अर्थक्वेक विद, और डेफिनेशन के मुताबिक 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 30 ईयर्स, यानी अगले 30 साल में इस बात का इम्कान कि ये अर्थक्वेक एक दफ़ा आएगा वो 50% है। ठीक है, और इसका रिटर्न पीरियड जब कन्वर्ट करते हैं इस डेफिनेशन के मुताबिक तो वो 43 ईयर रिटर्न पीरियड आएगा। इसका मतलब है कि अगर एक बिल्डिंग 50 साल के लिए डिज़ाइन हुई है
तो 43 ईयर रिटर्न पीरियड है, मतलब एक दफ़ा ये लाजमी बिल्डिंग की डिज़ाइन लाइफ में आएगा। तो इस पे स्ट्रक्चर से एक्सपेक्टेशन ये है कि बिल्कुल माइनर लेवल ऑफ सॉरी विदाउट डैमेज होना चाहिए, कोई कोई जो है ना एलिमेंट क्रैक नहीं होना चाहिए, कोई यील्ड नहीं होना चाहिए। और एक हाई लेवल यानी डिजाइन बेसिस से एक हाई लेवल है एमसीई लेवल, मैक्सिमम कंसिडर्ड अर्थक्वेक, विद अ डेफिनेशन ऑफ 2% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स। और इस पे स्ट्रक्चर से एक्सपेक्टेशन ये है कि इसमें एक्सट्रीम डैमेज हो सकता है लेकिन ये कलैप्स ना हो, कैटास्ट्रोफिकली कलैप्स ना हो स्ट्रक्चर, यानी लॉस ऑफ लाइफ का बाइस ना बने। तो ये स्ट्रक्चर से एक्सपेक्टेशंस हैं परफॉर्मेंस बेस्ड साइज्मिक डिज़ाइन की फिलॉसफी में। पहले ये होता था कि सिर्फ एक डीबीई का नंबर चाहिए होता था, उस पर डिज़ाइन हो जाता था, वो डिज़ाइन फिर एक लो लेवल और एक हाई लेवल पे चेक नहीं किया जाता था। सो अब एमसीई की डेफिनेशन स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर चेंज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी डिज़ाइन लाइफ बहुत ज़्यादा है, अब बिल्डिंग की डिज़ाइन लाइफ तो लेट से 50 ईयर्स है, तो ये डीबीई की डेफिनेशन, एमसीई की डेफिनेशन जो है वो जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखी है ये काबिल कबूल है। बिल्डिंग की डिज़ाइन लाइफ लेट से 50 साल है, तो 50 डीबीई पर उसको डिज़ाइन हो जाना चाहिए 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस पे। एमसीई लेवल बिल्डिंग के लिए बहुत हाई लेवल ऑफ एन अर्थक्वेक है। लेकिन इमेजिन करें कि एक डैम है जो जिसकी डिज़ाइन लाइफ 50 साल नहीं है बल्कि 200 साल है, उस सूरत में तो फिर एमसीई लेवल उसके लिए कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज वो खुद ही बहुत लंबे स्पैन के लिए डिज़ाइन हुआ है। तो आम तौर पे एमसीई लेवल जो डैम्स वगैरह के लिए डिफाइन किया जाता है उसका सेवरल थाउजेंड ईयर्स रिटर्न पीरियड होता है, फॉर एग्जांपल 10,000 ईयर्स, ठीक है। सो डैम का जो एमसीई लेवल होगा वो डिफरेंट होगा बिल्डिंग के एमसीई लेवल से। सो 10,000 ईयर्स को जब आप कन्वर्ट करें बैक प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स में, तो वो आएगी 0.5%। यानी इसका मतलब है डैम को यूं डिज़ाइन किया जाएगा या उसका एमसी लेवल ये लिया जाएगा कि वो अगले 50 साल में उसके आने का चांस बहुत ही कम है, 0.5% है, ठीक है। सो लिहाजा स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर ये डेफिनेशंस चेंज हो सकती हैं, लेकिन जो अभी लास्ट स्लाइड में डेफिनेशंस बताई हैं ये नई बिल्डिंग्स के डिज़ाइन के लिए हैं या उनकी इवैल्यूएशन के लिए। नई बिल्डिंग्स, इवन अगर रेट्रोफिट भी होगा बिल्डिंग का केस, तो अब लेट से बिल्डिंग अपनी डिज़ाइन लाइफ का आधा हिस्सा गुजार चुकी है और आधा रह गया, अब आपने उस आधे को में बिल्डिंग को सेव करना है, तो लिहाजा उसका जो डिज़ाइन लाइफ है वो ऑलरेडी आधी गुजर चुकी है, तो उसके डेफिनेशंस फिर ये 50 ईयर्स पर बेस नहीं करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है ग्राउंड मोशन पैरामीटर। अभी आप वाकिफ थे सिर्फ पीजीए वैल्यूज से कि पीजीए ग्राउंड मोशन की इंटेंसिटी को शो करता है और ये बड़ा वाइडली यूज्ड पैरामीटर है, लेकिन ये आम तौर पे सिर्फ लो राइज बिल्डिंग्स के लिए एक अच्छा हैजर्ड पैरामीटर है। हाई राइज बिल्डिंग्स के केस में इस बात की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है कि ग्राउंड एक्चुअली में कैसे शेक हुई है, इस बात की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि जो भी ग्राउंड मोशन थी उसने स्ट्रक्चर को कैसे शेक किया। तो लिहाजा इस बात के लिए एक ज़्यादा प्रेफर्ड पैरामीटर आजकल इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन। ग्राउंड एक्सेलरेशन नहीं बल्कि स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन, और इसको अभी मैं डिफाइन करता हूँ, लेकिन इससे पहले ये कि एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है पी ग्राउंड वेलोसिटी। ये भी कुछ जगहों पर हैजर्ड पैरामीटर के तौर पे यूज़ होता है। आम तौर पे हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए जो है वो पी ग्राउंड वेलोसिटी पीजीए की निस्बत एक ज़्यादा अच्छा पैरामीटर है, लेकिन मसला ये है कि एक्सेलरेशन का फ़ायदा ये था कि हम इसको डायरेक्टली बिल्डिंग के मास से मल्टीप्लाई करके इनर्शियल फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा, लेकिन वेलोसिटी के केस में ऐसा नहीं कर सकते। तो लिहाजा एक्सेलरेशन पर ही अगर वापस आ जाएं तो उस सूरत में एक स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन नाम का पैरामीटर है जो आजकल इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ये है कि अब इसको ज़रा कंट्रास्ट में देखें जो पीजीए की डेफिनेशन है। पीजीए की डेफिनेशन ये है कि अगर ये अर्थ की सरफेस है और ये हॉरिजॉन्टली शेक हो रही है और इसकी शेकिंग की
जो टाइम हिस्ट्री है वो ये है, मैं कह देता हूँ ग्राउंड एक्सेलरेशन, इसको मैं यू जी या ए जी कह देता हूँ, ग्राउंड एक्सेलरेशन स्मॉल ए जी वर्सेस टाइम। तो इसका जो पीक नंबर होगा ये पीजीए होगा ना, ग्राउंड की एक्सेलरेशन का पीक नंबर। अब इमेजिन करें कि एक स्ट्रक्चर है जिसको मैंने एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की तरह मॉडल किया है, यानी एक सिंपल इस तरह के सारे का सारे स्ट्रक्चर का जो मैस है वो मैंने इस तरह एक पॉइंट के ऊपर लगा दिया, और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को यूं समझ लें कि एक कॉलम की तरह डिजाइन, एक कॉलम की तरह मैंने खड़ा कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये लेट से स्ट्रक्चर की स्टिफनेस को मैं के कह देता हूँ, स्ट्रक्चर के टोटल मास को मैं एम कह देता हूँ। तो यूं मैंने एक यूं समझ लें कि एक वर्टिकल रॉड की तरह स्ट्रक्चर को मैंने जमीन में के ऊपर खड़ा कर दिया, फिक्स सपोर्ट दे दी है इसको नीचे से। ठीक है, सो अब ये जो एक वर्टिकल रॉड है विद अ पॉइंट मास एट द टॉप, ये मेरा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। अब अगर इस स्ट्रक्चर की एक आइडियलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ये अर्थ को एक अप्लाई किया जाए और इस मैस की एक्सेलरेशन रिकॉर्ड की जाए ड्यूरिंग दैट अर्थक्वेक, तो उस रिस्पॉन्स एक्सेलरेशन का जो पीक नंबर होगा, बिकॉज ये जो एक्सेलरेशन होगी ये स्ट्रक्चर की एक्सेलरेशन होगी, इसको मैं कह देता हूं ए स्ट्रक्चर, ठीक है, वर्सेस टाइम। तो एक थी ग्राउंड ए जी यानी ग्राउंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, और एक है ए स्ट्रक्चर वर्सेस टाइम। तो ये रिस्पॉन्स एक्सेलरेशन है स्ट्रक्चर की, के अर्थक्वेक की वजह से प्रोड्यूस हुई है स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर के मैस के अंदर। इसका जो पीक नंबर होगा वो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, सो विच मीन्स के पीजीए ये है कि ग्राउंड की एक्सेलरेशन का पीक नंबर क्या है, स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन ये है कि स्ट्रक्चर की एक्सेलरेशन का जो ड्यू टू ग्राउंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसका पीक नंबर क्या है। ठीक है, सो लिहाजा स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द मैक्सिमम एक्सेलरेशन experienced by a damped single degree of freedom oscillator, which is a crude representation of the building response. So building को अगर एक 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रक्चर की तरह मॉडल किया जाए, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल डिग्री ऑफ फ्रीडम में ऑसिलेट कर सकता है, ऐसे स्ट्रक्चर की तरह अगर बिल्डिंग को मॉडल किया जाए और उसके ऊपर वो अर्थ को एक अप्लाई किया जाए, तो उसकी रिस्पॉन्स एक्सेलरेशन का पीक नंबर यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन। और अब ये भी चूंकि एक्सेलरेशन ही है, लिहाजा इसको स्ट्रक्चर के मास से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम अर्थक्वेक फोर्सेस जो बिल्डिंग के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं वो कैलकुलेट की जा सकती हैं। सो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी रिस्पॉन्स एक्सेलरेशन स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होगी ड्यू टू अ पर्टिकुलर अर्थक्वेक, वो स्ट्रक्चर की अपनी प्रॉपर्टीज पे तो डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर एक लो राइज बिल्डिंग है वो डिफरेंट तरीके से एक ही अर्थक्वेक में रिस्पॉन्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, एक हाई राइज बिल्डिंग है वो एक डिफरेंट तरीके से करेगी। तो विच मीन्स के स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन एक अर्थक्वेक के लिए एक ही नहीं होती, बल्कि ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। और अगर आप बाद में हम डिटेल से भी इसको देखेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर की वो वाहिद प्रॉपर्टी जो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन को गवर्न करती है या उस पर अपना इफेक्ट डालती है, वो स्ट्रक्चर का अपना एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, सो हर स्ट्रक्चर का एक टाइम पीरियड होता है, और वो टाइम पीरियड वाहिद पैरामीटर है जो स्ट्रक्चर की तरफ से इनपुट के तौर पे इस्तेमाल होता है टू कैलकुलेट द स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन स्ट्रक्चर के टाइम पीरियड का फंक्शन है। तो लिहाजा जब भी इस एस ए का जिक्र करेंगे तो एस ए एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी जिक्र करेंगे, लेट से एट 0.2 सेकेंड या 0.3 सेकेंड या 1 सेकेंड। ठीक है, सो पीजीए के लिए ये टाइम पीरियड बताना जरूरी नहीं है, पीजीए तो एक एब्सोल्यूट नंबर है, आपको पता है कि इसकी क्या डेफिनेशन है। लेकिन स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन जब भी बताएंगे साथ उसके ब्रैकेट में जरूर बताएंगे कि एट व्हाट टाइम पीरियड, यानी दूसरे मानों में
स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर हैविंग अ टाइम पीरियड ऑफ दिस सेकेंड, ये साथ जरूर आप बताएंगे। सो लिहाजा आपने अक्सर देखा होगा एस ए ब्रैकेट में 0.2 सेकेंड यूं लिखा होता है, या एस ए एट 1 सेकेंड, ठीक है। सो पीजीए के साथ ऐसा नहीं लिखा होता, पीजीए डायरेक्टली एक नंबर है जो हमें पता है कि ग्राउंड की एक्सेलरेशन का पीक, ठीक है। सो अब समरी ये हुई कि पीजीए ग्राउंड की एक्सेलरेशन का पीक, एस ए स्ट्रक्चर की एक्सेलरेशन का पीक ड्यू टू दैट ग्राउंड एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन चूंकि स्ट्रक्चर की एक्सेलरेशन का पीक है तो स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, तो वो वाहिद प्रॉपर्टी जिस पे ये डिपेंड करता है वो चीज होती है स्ट्रक्चर का टाइम पीरियड। ये बाद में डिटेल से डिफाइन भी करेंगे टाइम पीरियड क्या होता है, बट अभी आप यूं समझ लें कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो जिसके ऊपर स्ट्रक्चर का डायनामिक रिस्पॉन्स डिपेंड करता है। सो लिहाजा उसकी रिस्पॉन्स एक्सेलरेशन टाइम पीरियड पे डिपेंड करेगी और उसका पीक नंबर भी ज़ाहिर है टाइम पीरियड पे डिपेंड करेगा। तो लिहाजा स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन के साथ ये बताना जरूरी होता है कि एट व्हाट टाइम पीरियड स्ट्रक्चर। सो आजकल दो जो है वो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन की वैल्यूज डिजाइन में इस्तेमाल होती हैं पीजीए की जगह पे। एक है स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन एट 0.2 सेकेंड, जिसको एक सिंपल सा सिंबल भी असाइन किया गया एस एस, और दूसरी है स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड, ठीक है, और इसको नाम दिया गया S1 का। तो ये दो नंबर आजकल अगर आप आज की साइज्मिक एनालिसिस या साइज्मिक डिजाइन फिलोसफी इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपनी साइट के लिए ये दो नंबर चाहिए, SS और S1। पिछली जो साइज्मिक डिजाइन फिलोसफी थी उसमें आपको पीजीए चाहिए था, ठीक है। सो अभी जो लेटेस्ट साइज्मिक डिजाइन फिलोसफी है उसमें SS और S1 आपको दो नंबर चाहिए अपनी साइट के लिए टू स्टार्ट द डिजाइन प्रोसेस एज द बेसिक सर इनपुट। जी जी सर हर बिल्डिंग का अपना पीरियड होगा तो हम उसे सेट क्यों करें 0.2 और जी 1 बिल्कुल, सेकेंड में। गुड क्वेश्चन। इसमें देखें 0.2 सेकेंड जो है वो आमतौर पे छोटी बिल्डिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि देखें हर बिल्डिंग का वाकई आपने दुरुस्त का अपना टाइम पीरियड होगा। हमने ये फिक्स इसलिए कर दिया, हमने दो रिप्रेजेंटेटिव टाइम पीरियड्स ले लिए, एक शॉर्ट बिल्डिंग के लिए 0.2 सेकेंड और एक रिलेटिवली टॉलर बिल्डिंग्स के लिए जो 1 सेकेंड है। टॉलर बिल्डिंग्स का टाइम पीरियड हाई होता है, ठीक है। सो 1 सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है अराउंड 8 to 12 15 स्टोरी बिल्डिंग्स को, यानी मिड राइज को। 0.2 सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्ट बिल्डिंग्स को। तो यही वजह है कि ये जो एस है ना यहाँ पे, ये शॉर्ट के लिए है। इसे कहते हैं एस एस को कहते हैं शॉर्ट पीरियड स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन, और S1 को कहते हैं 1 सेकेंड स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन, ठीक है। सो यूं समझ लें कि ये दो नंबर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स को हैंडल कर रहे हैं। तो इस बात पे इत्तेफाक किया गया कि इन दो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशंस को एज अ हैजर्ड पैरामीटर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जैसे पहले पीजीए को करते थे। सो लिहाजा समरी ये हुई कि आजकल पीजीए की बजाय SS और S1 आपको चाहिए होते हैं अपनी साइट के लिए। तो इसका मतलब है कि वही सारा प्रोसेस हैजर्ड असेसमेंट का जो अभी तक आपने पीजीए को जेन में रख के सोचा है, अब उसको स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन को हैजर्ड पैरामीटर रख के ज़रा सोचें। आपको ये पता चलेगा कि जो ग्राउंड मोशन प्रिडिक्शन इक्वेशंस हैं वो भी स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन की शक्ल में होती हैं। यानी जिस तरह एक्स एक्सिस पे आपने देखा ना, वाई एक्सिस पे सॉरी उसके पीजीए होता है, तो हो सकता है कि तो उनके वाई एक्सिस ऐसी भी उनके वर्जन्स होते हैं जिनमें वाई एक्सिस पे एस एस होता है या S1 होता है, या किसी भी और टाइम पीरियड की स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। सो इसी तरह हैजर्ड कर्व में भी एक्स एक्सिस पे एक तो पीजी अभी आपने देखा है, लेकिन SS भी हो सकता है, S1 भी हो सकता है, किसी और टाइम पीरियड की स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन भी हो सकती है। सो ये डेफिनेशन है स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन की, कि हम अगर एक्चुअल बिल्डिंग को क्रूडली रिप्रेजेंट करें एक रॉड से और सारा का सारा मैस टॉप के ऊपर लंप कर दें, ठीक है, और उसके ऊपर फिर अर्थ को एक अप्लाई कर दें बेस के ऊपर, तो जो उसकी रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स का पीक नंबर, ठीक है, ये स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। सो
इसको अभी मैं चलें स्किप करता हूँ, ये हम डिटेल से बाद में स्ट्रक्चरल डायनामिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन ये वही कॉन्सेप्ट है कि स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन क्या होती है और वो टाइम पीरियड पर कैसे डिपेंड करती है। सो अभी हम आ जाते हैं कि देखिए, जिस तरह पीजीए के लिए आपने हैजर्ड कर्व बनाई, उसी तरह आप स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन के लिए भी बना सकते हैं। पूरा प्रोसेस रिपीट करें, बट अब स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन को एज अ हैजर्ड पैरामीटर लेके चलेंगे। इसी तरह एस से ऐड 1 सेकेंड के लिए भी बना सकते हैं। लेकिन जाहिर है ये कर्व और ये कर्व सेम नहीं होगी, ठीक है, वो डिफरेंट होगी। जब हैजर्ड पैरामीटर चेंज हो गया तो आपकी कर्व चेंज हो जाएगी। तो अब आप जो 10% के कॉरेस्पॉन्डिंग पिक करेंगे नंबर, वो पीजीए नहीं होगा, बल्कि एस एस का नंबर होगा, एस एस। और यहां से करेंगे जो, वो S1 होगा। तो आजकल अब एस एस और S1 आपको इस्तेमाल करने होंगे फॉर स्टार्टिंग योर साइस्मिक डिजाइन। तो अब देखें, ये एक ग्राउंड मोशन प्रिडिक्शन इक्वेशन है, लेकिन अब ये स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन के लिए। सो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ही है, लेकिन वाई एक्सिस पे आप देखें क्या है, स्पेक्ट्रल हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। ठीक है। सो अब जाहिर है जब सॉरी ये पीक एक्सेलरेशन है, तो पीक तो ये पीजीए ही हो गया, लेकिन स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन एट 0.3 सेकेंड, तो ये बेसिकली एस ए एट 0.3 सेकेंड है, ये एस ए एट 3 सेकेंड है। ठीक है। सो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन जब भी कही जाएगी, साथ टाइम पीरियड बताया जाएगा। सो ये वही जो जीएमपीज थी, तो मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन आप पिक करते हैं, तो पीजीए को अगर अगर हैजर्ड पैरामीटर मानेंगे, तो ये पहली पूरी रो आप पिक कर लेंगे, ये आपके कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है, वही ग्राउंड मोशन प्रिडिक्शन इक्वेशन है। लेकिन अगर आपने स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन को माना हैजर्ड पैरामीटर, तो इक्वेशन वही है, लेकिन उसके उसके जो पैरामीटर है वो तब्दील हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन एट दिस सेकेंड, एट दिस सेकेंड, तो ये टाइम पीरियड का कॉलम है बेसिकली। ठीक है। तो जो 0.2 सेकेंड का नंबर होगा, ये बेसिकली एस एस है, और जो 1 सेकेंड का नंबर है, ये S1 है। ठीक है। इसका मतलब है जो जीएमपी होती है, वो सिर्फ पीजीए के लिए नहीं होती, वो सारे एस एस के लिए और S1 के लिए, हर स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन के लिए होती है। तो लिहाजा आप ये काम एक कर सकते हैं, ये हम बाद में डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, कि आप लेट से आपने हैजर्ड कर्व बनाई एक पर्टिकुलर साइट के लिए, जो जो पीजीए के लिए बनाई, फिर आपने वही स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन एट 0.2 सेकेंड के लिए बनाई, फिर आपने एट 1 सेकेंड के लिए बनाई, 2 सेकेंड के लिए, 3 सेकेंड के लिए, हर हर टाइम पीरियड के लिए आपने लेट से हैजर्ड कर्व बना ली। फिर एक ही डेफिनेशन उठाई, 10% इन 50 ईयर्स, और उन सारों के नंबर ले लिए, पीजीए ले लिया एट 2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, एट 1 सेकेंड, हर एक का पीजीए नंबर उठा लिया जो डिफरेंट आएगा। और फाइनली आप ये कर सकते हैं कि एक फिक्स डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल डिजाइन बेसिस अर्थक्वेक की डीबीई की डेफिनेशन ले ली, और डीबीई के ऊपर पीजीए को, स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन को वाई एक्सिस पे रखा, और स्ट्रक्चर के टाइम पीरियड को एक्स एक्सिस पे रख दिया। तो 0.2 सेकेंड के लिए जो नंबर उठाएंगे, वो 0.2 की सीध में एक पॉइंट आ गया। पीजीए जो होता है वो बिल्कुल जीरो टाइम पीरियड के स्ट्रक्चर का होता है, पीजीए एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद आप 1 सेकेंड के लिए पिक करें, वो एक पॉइंट आ गया, 0.5 सेकेंड के लिए पिक करें, ये आ गया। इनको मिला दें तो एक कर्व आपके पास आ जाएगी, जो हर पॉसिबल टाइम पीरियड की स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन आपको दे रही होगी। ठीक है। सो लो राइज बिल्डिंग्स इधर हैं, उनका टाइम पीरियड इस रेंज में है, हाई राइज बिल्डिंग्स का टाइम पीरियड इस रेंज में है, विच मीन्स कि एक ही कर्व में आपको हर पॉसिबल बिल्डिंग ऑन एक्स एक्सिस का स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस का ग्राफ मिल जाएगा। इस ग्राफ को कहते हैं यूनिफॉर्म हैजर्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, यूनिफॉर्म हैजर्ड स्पेक्ट्रम। और ये भी एक साइज्मिक डिजाइन की बेसिक इनपुट है। जिस तरह एस एस और S1 बेसिकली अब क्या हो जाएंगे, इस एक बड़ी कर्व के दो पॉइंट हो जाएंगे सिर्फ। ये पॉइंट हो जाएगा जो 0.2 सेकेंड की सीध में है, ये एस एस हो जाएगा, और ये पॉइंट जो हो जाएगा, ये S1 हो जाएगा। लेकिन इनके दरमियान के सारे पॉइंट भी हमें मिल जाएंगे, बिकॉज हम इनके दरमियान के लिए भी PSHA कर सकते हैं, हैजर्ड कर्व बना सकते हैं, और पॉइंट पिक करके ये कर्व बना सकते हैं। तो ये जो पूरी कर्व होती है, ये भी एज अ साइज्मिक डिजाइन इनपुट एक मेथड में इस्तेमाल होती है। उस मेथड का नाम है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस।
और जिस मेथड में सिंपल ये दो नंबर इस्तेमाल हो जाते हैं उसका नाम है इक्विवेलेंट स्टैटिक फोर्स प्रोसीजर या इक्विवेलेंट लेटरल फोर्स प्रोसीजर। तो ये साइज्मिक डिजाइन के दो बेसिक मेथड्स हैं जिनकी दोनों इनपुट्स हमें अभी पीएसएचए से मिल रही हैं। अगर हम यही हैजर्ड की डेफिनेशन डीबीई की बजाय एमसीई लेवल की उठा लेते, 2% की सीध में पिक कर लेते सारे पीजीए सारे ये स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन, और फिर एमसीई लेवल के लिए 2% के लिए हम यही कर्व बना लेते, तो फिर हम उसको कहते कि ये एमसीई लेवल का स्पेक्ट्रम आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये वाला जो 0.2 के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है ये एस एस होगा, और 1 सेकेंड की सीध में जो नंबर होगा वो S1 होगा। ठीक है, लेकिन ये हम कहेंगे कि ये SS और S1 जो है ये DBE लेवल के हैं, और ये जो SS और S1 है ये MCE लेवल के हैं। ठीक है, आमतौर में इनमें जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि जो DBE लेवल के हैजर्ड पैरामीटर होते हैं वो MCE लेवल का 2/3 होते हैं। ठीक है, यानी उसका अराउंड 67% होते हैं। ठीक है, यानी MCE लेवल हाई होता है, उसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो DBE आ जाएगा, या दूसरे मानों में DBE को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो MCE आ जाएगा। तो MCE लेवल ऑन एवरेज 1.5 गुना होता है DBE लेवल से एम्पलीट्यूड में या हैजर्ड के लेवल में ऑन एवरेज। अब ये वही बात है कि जो स्पेक्ट्रम होगा यूनिफॉर्म हैजर्ड स्पेक्ट्रम, उसके दो नुक्ते जो होंगे वो SS और S1 होंगे। ठीक है, और ये यानी ये वाली जो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन की वैल्यूज हैं, और ये एज एन इनपुट इस्तेमाल होंगी बिल्डिंग कोड में साइज्मिक डिजाइन करते हुए। लेकिन ये जो पूरी ब्लू कर्व है ये भी एज एन इनपुट इस्तेमाल होगी, लेकिन एक और साइज्मिक डिजाइन मेथड। तो मैं लिख देता हूं कि ये दो नंबर इस्तेमाल होंगे इक्विवेलेंट लेटरल फोर्स प्रोसीजर में। ठीक है, इक्विवेलेंट लेटरल फोर्स प्रोसीजर में, और ये जो पूरी कर्व है ये इस्तेमाल होगी रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस प्रोसीजर में, रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस में। ये दो मेथड हैं साइज्मिक डिजाइन के जिनकी इनपुट हमें फाइनली पीएसएचए से मिल रही है एट अवर साइट। जाहिर है कि ये सारा कुछ जो है ये सारा कुछ एट अ पर्टिकुलर साइट होगा। एट अ पर्टिकुलर साइट, ये आपको अपनी साइट के लिए मालूम होनी चाहिए ये मालूमात साइज्मिक डिजाइन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। ये फॉर एग्जांपल अब देखें MCE लेवल का मैप है यूएस के बिल्डिंग कोड में, ये बेसिकली आई थिंक IBC से लिया गया है, और इसमें ये जितने भी नंबर्स हैं ये आपको MCE लेवल का मैप शो कर रहे हैं। अब ये सारे नंबर्स MCE लेवल के नंबर्स हैं, DBE लेवल के नहीं है। और कोड ये कहता है कि MCE लेवल को आप 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो DBE बन जाएगा। DBE का मैप अब आमतौर पे बिल्डिंग कोड्स में नहीं होता, डायरेक्टली MCE का होता है, और उसको 2/3 करके हम खुद ही DBE में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये भी देखें, ये भी MCE लेवल का मैप है, लेकिन वो मैप जो पिछला था वो SS का मैप था। देखें 0.2 स्पेक्ट्रल रिस्पांस एक्सेलरेशन, तो ये बेसिकली SS का मैप है। इसमें जितनी भी एक्सेलरेशन की वैल्यूज हैं अब वो PGA नहीं है, ठीक है, वो अब है SS स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन एट 0.2 सेकेंड्स। ये जो अगला मैप है ये 1 सेकेंड रिस्पांस स्पेक्ट्रल रिस्पांस एक्सेलरेशन का मैप, विच मीन्स कि ये भी MCE लेवल का मैप ही है, लेकिन ये अब S1 का मैप है। इसमें जितनी भी अब ये कंटूर लाइंस हैं जो एक्सेलरेशन की वैल्यूज हैं ये PGA नहीं है बल्कि S1 है। इसी तरह हमने पाकिस्तान का भी SS और S1 बनाया है, तो ये पाकिस्तान का SS मैप है। ठीक है, स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन एट 0.2 सेकेंड, लेकिन ये DBE लेवल का मैप है, डिजाइन में ये यूज नहीं होगा। असल में ये भी यूज हो सकता है, बट आमतौर पे किया ये जाता है कि डायरेक्टली MCE लेवल का मैप यूज करके उसको 2/3 पे नीचे ले आते हैं और उसको DBE करार दे देते हैं। तो ये तो DBE का है, लेकिन ये है MCE लेवल का। ये MCE लेवल का SS का मैप है। अब डिजाइन में अगर कोड के मुताबिक, लेटेस्ट कोड के मुताबिक डिजाइन करेंगे तो इस मैप से आप वैल्यू पिक करेंगे अपनी SS की, अपनी जो भी कलर है उसकी बेस पे, और फिर उसको 2/3 से रिड्यूस करके DBE बना लेंगे, उस लेवल पर डिजाइन करेंगे। ये S1 का मैप है, लेकिन DBE लेवल का जो ओरिजिनल मैप है।
और अगला मैप जो होगा वो आप गैस कर सकते हैं कि ये भी S1 का मैप है लेकिन ये MC लेवल का मैप है। तो इसका मतलब है कि MC लेवल के SS और S1 मैप बेसिकली कोड में आजकल इस्तेमाल होते हैं। तो आप अपने किसी भी साइट के ऊपर जो कलर के मुताबिक S1 वैल्यू है MC लेवल की वो पिक करेंगे और फिर उसको 2/3 से मल्टीप्लाई करके DB लेवल पे ले जाके उस पर डिज़ाइन करेंगे। तो ये MC लेवल यानी 2% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स या 2475 ईयर्स के रिटर्न पीरियड का मैप है। सो ये सारी आउटपुट्स हैं उस PSHA की जो मैं थ्रू आउट दी प्रोसेस आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता रहा।